हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम 39 नंबर का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, लूसेंट की पॉलिटी। 39 नंबर का जो टॉपिक है लूसेंट की बुक का, संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन को हम डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी संशोधन अभी तक के हुए हैं हम सारे इस लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। हमने इंडियन पॉलिटी लूसेंट की बुक से सारा कंप्लीट करा दिए हैं दोस्तों। ये लास्ट लेक्चर है, ये लास्ट लेक्चर है जिसमें हम पूरे संशोधन डिस्कस करने वाले हैं। हमने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट भी बना दी है लूसेंट पॉलिटी की, तो आप उसको भी जाके सारे लेक्चर टॉपिक वाइज क्रम वाइज देख सकते हैं और अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, पहला संविधान संशोधन, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे मैं वो आपको बताऊंगा, और जो इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे इसमें सारे लिख रखे हैं तो सारे हम पढ़ लेंगे, काम आते हैं। तो पहला संविधान संशोधन, सबसे पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में संविधान में पहला संशोधन किया गया था। 1950 में संविधान लागू हुआ था दोस्तों, 26 जनवरी 1950 में, और उसके अगले ही साल 1951 में संशोधन हो गया, पहला संशोधन। तो आपको सबसे पहले तो जानकारी के लिए मैं बता दूं संशोधन क्या होता है। हम संशोधन पढ़ रहे हैं तो संशोधन पता होना जरूरी है दोस्तों। तो संशोधन का मतलब होता है, अगर अर्थ देखें तो ठीक करना, सुधार करना, ठीक करना, सुधार करना, इसका मतलब होता है दोस्तों ठीक करना। संशोधन करना, ठीक करना, सुधार करना, इसका मतलब होता है। तो हमने इसका विवरण अगर हम देखें संशोधन का मतलब, तो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। हमने पढ़े उधर साइड, भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। संविधान में समय समय पर आवश्यकता होने पर संशोधन भी किए गए हैं, संशोधन भी किए गए हैं और किए जाते रहेंगे। तो संविधान में समय समय पर आवश्यकता होने पर संशोधन भी किए गए हैं और होते रहेंगे आगे भी। विधायिनी सभा में किसी विधेयक में परिवर्तन, विधायिनी जो विधान बनाने वाली जो सभा बैठती है, विधायिनी सभा में किसी विधेयक में परिवर्तन, सुधार अथवा उसे निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को ही संशोधन कहा जाता है। उसे निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को ही संशोधन कहा जाता है। संशोधन का मतलब ठीक करना होता है। तो अब बात करेंगे हम पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था दोस्तों। तो इसमें क्या क्या हुआ था हम देख लेते हैं। पहला संविधान संशोधन में इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने से संबंधित कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था। कुछ मौलिक अधिकार को लागू करने से संबंधित कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां आ रही थी, तो व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था दोस्तों। भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकार पर इसमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई थी। जो भाषण एवं अभिव्यक्ति की जो हमारी मौलिक अधिकार है, हमें जो स्वतंत्रता दी गई है, उसमें उचित प्रतिबंध करने की व्यवस्था की गई थी। साथ ही इस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन द्वारा। हमने पढ़े जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो संविधान में मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, फिर 4 और जुड़ गई है, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो 8 अनुसूची थी, तो 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 1951 में जोड़ा गया था। तो ये 9वीं अनुसूची कैसे संबंधित है दोस्तों? तो ये 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून से संबंधित है। भूमि सुधार से संबंधित है ना, संपत्ति कानून या बोल सकते हैं भूमि सुधार कानून से संबंधित है। जमींदारी प्रणाली, जो जमींदारी प्रणाली थी उससे संबंधित है। जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन किया गया है, यहां पर प्रतिबंध किया गया है जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन व संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित प्रावधानों को इसमें रखा गया है 9वीं अनुसूची में। वह संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित प्रावधानों को रखा गया है इस 9वीं अनुसूची में। इसमें उल्लेखित कानूनों को, इसमें जो विषय दिए गए हैं दोस्तों, इसमें उल्लेखित जो कानून दिए गए हैं, 9वीं अनुसूची में उल्लेखित जो विषय दिए गए हैं, जो कानून दिए गए हैं, जिसके तहत शामिल विषय, यानी 9वीं अनुसूची में शामिल विषय न्यायालय में वाद योग्य नहीं है दोस्तों। याद रखना है, न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, वही यहां पे लिखा हुआ है। देखिए, इसमें उल्लेखित कानून को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती। न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती, डायरेक्ट याद रखना है।
9वीं अनुसूची में शामिल विषय को न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, न्यायालय में समीक्षा नहीं दी जा सकती, न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, ये याद रख सकते हैं आप। इसके तहत शामिल जितने भी विषय 9वीं अनुसूची में दिए गए हैं, जो भूमि सुधार कानून से संबंधित है, जमींदारी प्रणाली उन्मूलन से संबंधित है, संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित प्रावधानों को रखा गया है, उसके तहत शामिल विषय न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। तो वही यहां पर बताया गया दोस्तों, इसमें उल्लेखित कानून को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती। तो वनडे एग्जाम में जनरली इतने ही क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। काय से संबंधित है? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, भूमि सुधार से संबंधित है 9वीं अनुसूची, इतना याद रखें बस। अब हम बात करते हैं दोस्तों, दूसरा संविधान संशोधन 1952 में हुआ था। इसके अंतर्गत 1951 की जनगणना हमने पढ़े दोस्तों, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। तो इसके अंतर्गत 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया था। लोकसभा के जो प्रतिनिधित्व थे उनको पुनर्व्यवस्थित किया गया था। दूसरा संविधान संशोधन भी आप याद रख सकते हैं, वो पूछा गया तो कैसे जनगणना से संबंधित है। 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया था दूसरा संविधान संशोधन के द्वारा। अब बात करेंगे तीसरा संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची दोस्तों हमने पढ़े 7वीं अनुसूची के बारे में पढ़े हैं ना, हमने पूरी 12 अनुसूची पढ़े हैं दोस्तों। तो 7वीं अनुसूची पढ़े हैं हमने, केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है। जो 7वीं अनुसूची है वो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के पृथक्करण, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है, जिसमें 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो देखिए यहां पे क्या बताया गया है। इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची की 33वीं प्रविष्टि, समवर्ती सूची भी शामिल है उसमें, तो समवर्ती सूची की 33वीं प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया है। कहां रखा गया दोस्तों? समवर्ती सूची की 33वीं प्रविष्टि के स्थान में ही क्या डाल दिया गया? खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट को रखा गया है, जिसके उत्पादन एवं आपूर्ति को लोकहित में समझने पर सरकार पर उस पर नियंत्रण लगा सकती है। तो जो केंद्र सरकार है, सरकार लोकहित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सकती है। यह बताया गया तीसरा संविधान संशोधन में हमने, है ना। तो इसमें 7वीं अनुसूची में परिवर्तन किया गया था कुछ, समवर्ती सूची की 33वीं प्रविष्टि के स्थान पर वहीं पे जोड़ दिया गया खाद्यान्न, पशु आहार। समझ में आ गया? तीसरा संविधान संशोधन बहुत आसान है। चौथा संविधान संशोधन देखिए, चौथा संविधान संशोधन 1955, 4th अमेंडमेंट एक्ट 1955। इसमें क्या किया गया था देखते हैं हम। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती। यह है चौथा 4th अमेंडमेंट एक्ट 1955। निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के स्थान पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की प्रमात्रा को न्यायालय की जांच से बाहर किया गया था। चौथा याद रख लीजिए। अब देखते हैं पांचवा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पांचवा जो है अनुच्छेद 3 जो है हमारा, उसको प्रभावी करता है, उससे रिलेटेड है। तो देखो क्या है उसमें, राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह राज्य के क्षेत्र, सीमा और नामों में प्रभावी करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत के लिए राज्यमंडल हेतु समय सीमा का निर्धारण करे। तो ये जो अनुच्छेद 3 था हमारा, जो अनुच्छेद 3 है, नए राज्यों का गठन, नाम, सीमा में परिवर्तन, उससे रिलेटेड है। तो देखिए, राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों को प्रभावी करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधानों पर अपने मत देने के लिए राज्यमंडल, जो राज्य में विधानमंडल होते हैं, राज्यमंडल हेतु समय सीमा का निर्धारण करे। उनको समय सीमा दी गई थी। क्या है? संसद
नए राज्यों का गठन, उसमें सीमाओं में परिवर्तन करती थी। तो ये राज्यों के जो विधानमंडल है उनको समय सीमा निर्धारित की गई है कि आप हमें बताएं, जैसे 5 दिन दे दिए, 10 दिन दे दिए, तो उसके उनकी परमिशन के हिसाब से बनाया गया था ये। तो 5वां अमेंडमेंट एक्ट 1955, चौथा भी 55 में हुआ, 5वां भी 55 में हुआ है ना। तो ये 5वां अमेंडमेंट इसलिए किया गया था क्योंकि 7 करने वाले थे हम, तो 7वें के लिए लाया गया था पहले 5वां अमेंडमेंट। 7वां करने वाले थे इसलिए पहले 5वां लाया गया। अब देखते हैं 6वां संविधान संशोधन। 6वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, है ना। इसमें बताया गया केंद्र सूची में नए विषयों का जुड़ाव किया गया था। इसमें जो 6वां संविधान संशोधन था 1956, इसमें केंद्र सूची में नए विषयों का जुड़ाव किया गया था, जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के तहत वस्तुओं की खरीदी बिक्री पर कर तथा राज्यों की शक्तियों पर पाबंदियां भी लगाई गई थी। तो इस संशोधन द्वारा 7वीं अनुसूची में केंद्र सूची दी हुई है ना, संघ सूची, 7वीं अनुसूची में संघ सूची में परिवर्तन कर अंतरराज्य बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया था। केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया था। तो समझ में आ गया दोस्तों, 6वां संविधान संशोधन, केंद्रीय सूची में नए विषयों को जुड़ाव किया गया था, जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के तहत वस्तुओं की खरीदी बिक्री पर कर तथा राज्यों की शक्तियों पर पाबंदियां भी लगाई गई थी। अब बात करेंगे हम 7वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसको देखते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था 7वां संविधान संशोधन। इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था दोस्तों, राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, जिसमें पहले के 3 श्रेणियों के राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर, पहले हमारा 1947 में भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद भारत में 3 श्रेणी और 4 श्रेणी बोल सकते हैं, लेकिन 3 श्रेणियों में राज्यों का पुनर्गठन जो हुआ था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, उसको समाप्त करते हुए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया था। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया था। साथ ही इनके अनुरूप केंद्र एवं राज्य के विधान पालिकाओं में सीटों के पुनर्व्यवस्थित किया गया था। तो केंद्र और राज्य के विधान पालिकाओं में जो सीटें हैं उसको पुनर्व्यवस्थित किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। यहाँ पे जो पुराने 4 श्रेणी के जो राज्य थे उनको समाप्त कर दिया गया और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे दोस्तों। 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर 1956 को गठन किया गया था, बनाए गए थे। क्षेत्रवार, इसमें एक और चीज की गई थी, जो हाईकोर्ट, पहले कई राज्यों में हाईकोर्ट नहीं था, है ना, तो क्षेत्रवार अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट होगा, क्षेत्रवार अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट होगा, यानी जो राज्य जिनके पास हाईकोर्ट नहीं थे वो किसी के अधीन आएंगे, तो यह भी प्रावधान किया गया था। तो समझ में आ गया, है ना। 7वां संविधान संशोधन 1956 राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, भाषा के आधार पर किया गया था। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे और जिनके पास हाईकोर्ट नहीं था वो किसी दूसरे क्षेत्राधिकार, जिस राज्य में हाईकोर्ट है उस राज्य के हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगे। ये था 7वां संविधान संशोधन, डायरेक्ट पूछा जाता है, याद रखना है। अब बात करेंगे हम 8वां संविधान संशोधन की। तो 8वां संविधान संशोधन 1959 में हुआ था दोस्तों। इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्य के निम्न सदन, केंद्र में जो निम्न सदन लोकसभा है और राज्य में जो निम्न सदन विधानसभा है, उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और अंगल भारतीय समुदाय के आरक्षण संबंधित प्रावधानों को 10 वर्ष के लिए अर्थात 1970 तक बढ़ा दिया गया था। तो उस टाइम पे ये 1959 में संशोधन हुआ और 1970 तक के उनमें जो उनको जो आरक्षण दिया गया था उनको बढ़ा दिया गया था। ये था 8वां संविधान संशोधन, देख सकते हैं आप। देखो भैया, आप देखते हैं 9वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ था। 9वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया था, इंपॉर्टेंट है 9वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच
भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि हुई थी दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि हुई थी संधि की शर्तों के अनुसार, संधि में शर्तें थी, संधि की शर्तों के अनुसार बेरूबारी, खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए गए थे। डायरेक्ट आता ये क्वेश्चन, बेरूबारी और खुलना क्षेत्र कौन से संविधान संशोधन के द्वारा पाकिस्तान को दे दिए गए थे? तो 9वां संविधान संशोधन 1960 के द्वारा। भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि हुई थी 1958 में, उसके शर्तों के अनुसार दे दिया गया था बेरूबारी और खुलाना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था। तो मैं इसको आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कुछ। 1960 में क्या हुआ? बेरूबारी और खुलाना दोनों क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र पश्चिम बंगाल में थे दोस्तों। ये दोनों क्षेत्र जो थे वो पश्चिम बंगाल में थे, और पश्चिम बंगाल में थे, और वर्तमान में कहां ये? बांग्लादेश में है। वर्तमान में बांग्लादेश में। तो बेरूबारी और खुलाना क्षेत्र ये थे पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल का मैप देखना आप, उसके किनारे बांग्लादेश है, तो यहां पे थे। तो ये संधि के तहत ये किसको दे दिए गए? बॉर्डर में थे, तो ये पूर्वी पाकिस्तान को दे दिए गए थे। उस टाइम पे पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। क्या है? बांग्लादेश का सृजन तो कब हुआ है? 1971 में हुआ है। देखो यहां पे 1960 की बात है, यहां पे 1960 की बात है। तो 1960 यानी 1971 के पहले जो बांग्लादेश था वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। तो पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया गया था दोस्तों ये दोनों, है ना। तो बेरूबारी और खुलाना ये पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया गया था। पश्चिम बंगाल में थे ये दोनों क्षेत्र, और ये पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया गया था। हाँ, बांग्लादेश का सृजन 1971 में हुआ था। आप जानते हैं पाकिस्तान से आजाद हुआ था वो। तो 9वां संविधान संशोधन 1960, ये संधि याद रख लो, संशोधन याद रख लो, क्षेत्र याद रख लो। अब 10वां संविधान संशोधन डिस्कस करेंगे, 1961 में होता है। इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्र दादर और नागर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था दोस्तों। दादर और नागर हवेली, इसके बारे में हमने पढ़े हैं। दादर और नागर हवेली, इसके ऊपर पुर्तगालियों का उपनिवेश था, पुर्तगालियों का शासन था। तो पुर्तगालियों से आजाद हो गया दादर और नागर हवेली और भारत में शामिल हुआ। 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत, है ना। तो ये दादर और नागर हवेली का गठन 11 अगस्त 1961 को हुआ था दोस्तों। 1961 को हुआ था ये इसका गठन। बस इतना याद रख सकते आप यहां से। ये कहां पे है? ये दादर और नागर हवेली, ये दक्षिणी भारत यानी महाराष्ट्र और गुजरात के बीच स्थित है। मैप देखना आप, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में यह स्थित है। इसकी राजधानी है सिलवासा। दादर और नागर हवेली की राजधानी परीक्षा में पूछी जा सकती है, सिलवासा। इसकी राजधानी है सिलवासा। समझ में आ गया? बस इतना ही याद रखो यहां से। 10वां संविधान संशोधन के द्वारा दादर और एवं नागर हवेली भारत में शामिल हुए और उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 11वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है। 11वां संविधान संशोधन समझने लायक बात है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बात करता है ना। 11वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था दोस्तों। इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों में परिवर्तन कर इस संदर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया, साथ ही क्या निर्धारित किया गया देखते। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि निर्वाचन मंडल के पद की रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। 11वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा क्या किया गया था? राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन करके संसद के दोनों सदनों के बजाय निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी दोस्तों। पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा ही चुनाव होते थे, तो संसद के दोनों सदनों के बजाय निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी कि निर्वाचन की प्रक्रिया बनाई गई थी। निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। यहां पे वही बताया गया है।
पुनः परिवर्तन कर दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, यानी निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। साथ ही निर्धारित किया गया था, तो क्या निर्धारित किया गया था देखते हैं। साथ ही निर्धारित किया गया था, तो देखो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचन मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। रिक्तता के आधार पर यहां पे इसका मतलब समझना है। देखो क्या था, जैसे 543 टोटल सीटें हैं, 543 में निर्वाचन होते हैं, तो 543 टोटल सीटें हैं मान लो, तो टोटल सीटों का चुनाव ये सिलेक्ट होके तो आ गए, अब निर्वाचन में भाग भी लेंगे। तो निर्वाचन में मान लो किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई पद छोड़ देता है, मान लो 1-2 लोग पद छोड़ दिए, है ना, तो ये बताया गया कि पद खाली हो गया रिक्तता के आधार पर। रिक्तता के आधार पर पद खाली हो गया तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में चुनौती नहीं दी सकती। ये नहीं बोल सकते कि पद खाली हो गया तो पहले इनका पद भरो फिर राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ये नहीं कह सकते दोस्तों। यहां पे ये बताया गया, ये संशोधन किया गया था कि वो पद खाली हो गया है लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव बीच में है, तो पहले राष्ट्रपति का चुनाव होगा। वो जो पद खाली है उसको चुनौती नहीं दी जा सकती, जो पद खाली है उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती। जो रिक्तता यानी जो पद खाली है उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। पद खाली है तो खाली रहने दो, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ये बताया गया था। बस इतना याद रखो, समझ में आ गया। 11वां संविधान संशोधन 1971 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, खत्म। 12वां संविधान संशोधन डिस्कस करेंगे। 12वां संविधान संशोधन देखो दोस्तों, इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर 1962 में हुआ था 12वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन और दीव को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। तो देखो दोस्तों, 12वां संविधान संशोधन 1962, इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा और दमन और दीव को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया था। तो गोवा के बारे में जानते हैं दोस्तों, इसके ऊपर भी पुर्तगालियों का उपनिवेश था। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था, पुर्तगालियों का एक उपनिवेश था। 450 साल तक के कम से कम गोवा में शासन किए हैं पुर्तगालियों ने, और 19 दिसंबर 1961 को यह भारतीय प्रशासन को सौंप दिया गया था। 19 दिसंबर तारीख आती है ये, 19 दिसंबर 1961 को यह भारतीय प्रशासन को सौंप दिया गया था, भारत को सौंप दिया गया था। तो समझ में आ गया। लेकिन जब सौंपा गया था दोस्तों 1961 में, तो एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको बनाया गया था, रखा गया था। उसके बाद गोवा उसके बाद जो है 30 मई 1987 तक केंद्र शासित प्रदेश था। उसके बाद वर्तमान में भारत का एक राज्य है ना, जिसकी राजधानी है पणजी, जिसकी राजधानी है पणजी। तो 30 मई 1987 के बाद ये राज्य बना है, पहले केंद्र शासित प्रदेश था। तो समझ में आ गया, इतना ही क्वेश्चन आ सकता है यहां से। गोवा को बनाया गया था, गोवा की राजधानी पणजी है, गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है कोंकणी, गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके बाद बात करेंगे हम दमन एवं द्वीप की। तो दमन और द्वीप, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों, दमन, जिसकी राजधानी क्या है, दमन, है ना। तो दमन और द्वीप का गठन 30 मई 1987 को किया गया था। 1987 को इसका गठन किया गया था केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। उसके पहले जब भारत में शामिल हुआ उस टाइम पे इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। उसके बाद फिर से इसका गठन हुआ, वो तारीख है 30 मई 1987 को दमन और दीव का गठन हुआ। तो 12वां संविधान संशोधन द्वारा गोवा और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो इतना याद रख लो, है ना। ये गोवा जो था पहले केंद्र शासित प्रदेश, उसकी तारीख मैंने आपको बताया 19 दिसंबर 1961। उसके बाद 56वां संविधान संशोधन किया गया था 1987 में, 56वां संविधान संशोधन किया था 1987 में, और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। अब बात करेंगे हम 13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। तो 13वां संविधान संशोधन दोस्तों, इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दिया गया था। तो नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था, इंपॉर्टेंट है, नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, और नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को किया गया था दोस्तों। 1 दिसंबर 1963 को किया गया था नागालैंड का गठन। ये 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा
है ना। भारत की आज़ादी के दौरान नागालैंड जो था, नागालैंड आसाम के अंतर्गत आता था, असम के अंतर्गत आता था, लेकिन वहाँ के नागा लोग जो थे, नागा जनजाति के लोग अपना विकास चाहते थे, उन्होंने ही वो किया और फिर वहाँ की सरकार ने इनको राज्य का दर्जा दे दी। तो समझ में आ गया राज्य कब बना, 1 दिसंबर 1963 को। असम से अलग हुआ, इतना याद रखना है। इसके अंतर्गत नागालैंड असम से अलग होकर बना है ना। उसके बाद 14वां संविधान संशोधन देखते हैं। 14वां संविधान संशोधन 1963, 14वां संविधान संशोधन 1963, इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुदुचेरी को भारत में शामिल किया गया। पुदुचेरी को भारत में शामिल किया गया। साथ ही इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में विधान पालिका एवं मंत्री परिषद की स्थापना की गई थी। इन सब प्रदेशों में विधान पालिका एवं मंत्री परिषद की स्थापना 14वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी मेरे दोस्तों। पुदुचेरी के बारे में यहां पे जानना जरूरी है। पुदुचेरी फ्रांसीसी उपनिवेश का एक महत्वपूर्ण शहर था। पहले आजादी फ्रांसीसी उपनिवेश का एक मुख्य शहर था, यानी पुदुचेरी में पहले फ्रांसीसियों का शासन था। फ्रांस देश का उपनिवेश था, शासन था, है ना। पुदुचेरी को पौंडीचेरी भी कहते थे पहले, पौंडीचेरी, है ना। 2006 में इसका नाम बदलकर 2006 में पौंडीचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया। पुदुचेरी कर दिया गया। पुदुचेरी का मतलब होता है तमिल भाषा में नया गांव। नया गांव इसका मतलब होता है दोस्तों, नया गांव। तो समझ में आ गया। 1 नवंबर 1954 को पुदुचेरी भारत में शामिल हुआ, है ना। तो ये याद रखना है। 14वां संविधान संशोधन के बाद है 15वां संविधान संशोधन 1963। 15वां संविधान संशोधन 1963। 15वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था दोस्तों? इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु, सेवा मुक्ति यानी रिटायरमेंट, रिटायर होने की आयु को 60 साल से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। 60 साल से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित प्रावधान भी इसमें रखे गए हैं। नियुक्ति से संबंधित, नियुक्ति जो अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते थे उनकी उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित कुछ प्रावधान भी इसमें रखे गए हैं। 15वां 16वां संविधान संशोधन देखेंगे 1963। 16वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था। इसके द्वारा देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए हैं। कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए हैं दोस्तों। क्या है? किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। संप्रभुता एवं अखंडता, अखंडता का मतलब होता है किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लगाया गया है, लगाया जा सकता है। साथ ही तीसरी अनुसूची में भी परिवर्तन कर शपथ, जो तीसरी अनुसूची है हमारी वो शपथ से संबंधित है, वहां शपथ का उल्लेख किया गया है। तो शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा जोड़ा गया। शपथ लेते समय बोलते हैं सब लोग, मैं भारत की स्वतंत्रता अखंडता को बनाए रखूंगा, है ना। संसद के सदस्य तथा राज्य विधानमंडल के सदस्य जब अपनी शपथ लेते हैं तो भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा करने के लिए शपथ भी लेते हैं, अनिवार्य है। संप्रभुता और अखंडता की रक्षा शपथ लेना अनिवार्य है दोस्तों। तो समझ में आ गया। 16वां संविधान संशोधन 1963। अब बात करते हैं 17वां संविधान संशोधन 1964 की। 17वां, तो इसमें संपत्ति के अधिकार में और भी संशोधन करते हुए, इसमें संपत्ति के अधिकार में और भी संशोधन करते हुए कुछ अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में रखा गया है। कुछ अन्य लिखा है यहां पे, कुछ अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में रखा गया है, जिसकी वैधता की परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। जिसकी वैधता की परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती।
उसका मतलब कुछ अन्य का मतलब है दोस्तों यहाँ पे, यदि भूमि का बाजार मूल्य बतौर मुआवजा ना दिया जाए तो व्यक्तिगत हितों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रतिबंधित कर दिया जाता है। अगला संविधान संशोधन देखते हैं, 17वां हो गया। देखिए दोस्तों, 18वां संविधान संशोधन 1966, इसके अंतर्गत पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाब का गठन किया गया था। पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठन किया गया। पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठन किया गया। 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा का गठन किया गया। पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया, जो पर्वतीय क्षेत्र था वो हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो यह संविधान संशोधन समझ में आ गया। 18वां संविधान संशोधन, पंजाब का गठन, हरियाणा गठन और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन और हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया था जो पर्वतीय क्षेत्र था ना। 19वां संविधान संशोधन डिस्कस करेंगे दोस्तों। 19वां संविधान संशोधन भी 1966 में हुआ था। इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में कुछ परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका सुनने का अधिकार दिया गया कि यदि कोई चुनाव याचिका लगाता है, चुनाव के खिलाफ कोई याचिका लगाता है तो उच्च न्यायालय उसकी याचिका सुनेगा। यह 19वां संविधान संशोधन 1966 के द्वारा किया गया था। 20वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई थी। कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई थी, यह भी याद रख सकते हैं। 20वां संविधान संशोधन। अब बात करेंगे 21वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था दोस्तों। इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। जब संविधान बनके तैयार हुआ था, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 15वीं भाषा जुड़ी है। इक्कीसवें संविधान संशोधन के द्वारा भाषा का नाम है सिंधी भाषा। अगला देखेंगे 22वां संविधान संशोधन। 22वां संविधान संशोधन 1969 में हुआ था दोस्तों। इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया था। तो याद रखना है, मेघालय जो है उत्तर पूर्वी राज्य या असम से अलग हुआ दोस्तों। मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। और उसके अलावा मेघालय का मतलब होता है बादलों का घर। मेघालय की राजधानी क्या है दोस्तों, पता है ना आप लोगों को? तो मेघालय की राजधानी है शिलांग। अगला संविधान संशोधन है 23वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एवं अंगल भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, याद रखना है। विधान पालिका में, है ना, विधानसभाओं में, याद रखना है। विधानसभा में एसटी, एससी और अंगल भारतीय के समुदाय का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे 24वां संशोधन 1971। 24वां संविधान संशोधन। इस संशोधन के अंतर्गत संसद को इस शक्ति को स्पष्ट किया गया। संसद की जो शक्ति होती थी उसको स्पष्ट किया गया। वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। जिस भाग 3 के अंतर्गत, जो भाग 3 है, भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मौलिक अधिकारों पर भी संशोधन कर सकती है। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि संशोधन संबंधित विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा,
राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो इस पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मति दिया जाना बाध्यकारी होगा। यानी राष्ट्रपति को सम्मति देना ही होगा। वो जो सदन का जो विचार है उस विचार को वैसा ही उत्तर देना पड़ेगा, यानी उनको सही मानना पड़ेगा, उसको बाध्यकारी नहीं कर सकते, ये बताया गया है ना। तो बाध्यकारी होगा यानी मानना होगा। तो 24वां समझ में आ गया। इसमें बताया गया है संशोधन करने का अधिकार, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति या अधिकार केवल संसद को दिया गया है। तो 24वां समझ में आया। अब 25वां डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है 25वां संविधान संशोधन दोस्तों। 25वां संविधान संशोधन 1971 संपत्ति के मौलिक अधिकारों में कटौती की गई थी। जो संपत्ति का अधिकार दिया गया था उसके मौलिक अधिकारों में कटौती की गई है। इसमें 25वां क्या है, संपत्ति के मौलिक अधिकारों में कटौती की गई है। अनुच्छेद 39 है। 39 के खा या गा में वर्णित निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने के लिए बनाई गई किसी भी विधि को अनुच्छेद 14, 19 एवं 31 द्वारा अभी निश्चित अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अभी निश्चित अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। यह था 25वां संविधान संशोधन, इसको भी देख लेना है आपको। अब बात करेंगे हम 26वां संविधान संशोधन 1971। तो 26वां, इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियों एवं उनके प्री पर्स को समाप्त कर दिया गया था। जो पुराने देशी राज्य थे, उनके जो राजा महाराजा थे, उनको जो उपाधियां दी गई थी, सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया था, पूरी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया था। यहां प्रीवी पर्स लिखा हुआ है दोस्तों, इसका मतलब होता है राज्य भत्ता। तो कई बार कई राजाओं को राज्य भत्ता दिए जाते थे क्योंकि उनको उपाधि दी गई थी, तो राज्य भत्ते दिए जाते थे। तो ये सब 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा सबको समाप्त कर दिया गया है। ये सब याद रखना है। संविधान संशोधन हम पूरे डिस्कस कर रहे हैं तो पूरों को याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट रहेगा तो आएंगे ही, बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन लूसेंट की बुक में जो भी लिखे हम सारे ही पढ़ लेते हैं। अगला है 27वां संविधान संशोधन। 27वां संविधान संशोधन 1971, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किए गए थे। मिजोरम के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, मिजोरम जो है ये असम से अलग हुआ है। मिजोरम जो है असम से अलग हुआ है, इतना याद रखना है। क्या हुआ था, 20 फरवरी 1987 को मिजोरम राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 20 फरवरी 1987 में मिजोरम का गठन हुआ था राज्य के रूप में। लेकिन 1971 में ब्रिटिश अधिकार के जाने के बाद कुछ वर्षों तक यहां असम के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश बना रहा दोस्तों। तो ये 1972 से केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ था। 1972 से केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये 20 फरवरी 1987 को इसे राज्य बनाया गया। वैसे ही हुआ था दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के साथ। अरुणाचल प्रदेश का गठन भी 20 फरवरी 1987 को राज्य के रूप में हुआ था। उसके पहले ये 1971 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। तो 27वां संविधान संशोधन। 29वां संशोधन अधिनियम 1972। तो 29वां याद रखें दोस्तों, मैं आपको यहां पे बता दूं, अरुणाचल प्रदेश जो है ये भारत का 24वां राज्य बना था। याद रखना है, भारत का 24वां राज्य बना था अरुणाचल प्रदेश। भारत का 24वां राज्य बना था अरुणाचल प्रदेश, इतना याद रख सकते हैं। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसी को डिस्कस करेंगे। 29वां संविधान संशोधन 1972 है ना।
तो 29वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972, संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन करके उसमें भूमि सुधार के बारे में केरल के 2 अधिनियम शामिल किए गए थे। भूमि सुधार के बारे में केरल के 2 अधिनियम शामिल किए गए थे। पहला था केरल भूमि सुधार अधिनियम 1919 और दूसरा था केरल भूमि सुधार संशोधन अधिनियम 1971। तो वही बात बताई गई है यहाँ पे, जिसकी संवैधानिक वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, जिसकी संवैधानिक वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जो मैंने बोल के बताया वही लिखा हुआ है यहाँ पे, बस तरीका अलग है। इसके अंतर्गत केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1919 तथा केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1971 को संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा गया था। ये गलत लिखा है दोस्तों, ये 1969 नहीं है, 1919 है, तो ये देखना है। तो ये समझ में आ गया 29वां संविधान संशोधन। अब 31वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है। ये क्या है इसमें देखते हैं। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 लोकसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाकर 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। क्यों किया गया था, उसका कारण क्या था? 1971 की जनगणना के तहत भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई थी। भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई थी, यही कारण था बढ़ाने का। समझ में आ गया। 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रतिनिधित्व होते थे 25 से घटाकर 20 कर दिया गया था। पच्चीस से घटाकर 20 कर दिया गया था, याद रखना है। तो समझ में आ गया दोस्तों, बहुत आसान है। देखो 530 राज्यों से 20 आई कहां से? 20 आई केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन। तो ऐसा करके देखा जाए 5, 4, 3। तो निर्वाचित कितनी होती है दोस्तों? निर्वाचित होती है 543, है ना, निर्वाचित होती है 543। 530 राज्यों से आती है, 20 आती है केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 अंगल भारतीय होते। तो इनको जब जोड़ें आप तो सीधे पता चल जाएगा आपको 543 + 2 = 545। तो देखो यहाँ पे 245 है। समझ में आ गया। ये याद रखना है 31वां संविधान संशोधन। अब देखते हैं 32वां संविधान संशोधन। इसमें क्या कहा गया था? इसके द्वारा संसद एवं विधान पालिकाओं के सदस्यों पर दबाव में या जबरदस्ती किए जाने पर इस्तीफा देने अवैध घोषित किया गया था। इस्तीफा देना अवैध घोषित किया गया था। अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया था कि वह सिर्फ स्वेच्छा से दिए गए एवं उचित त्यागपत्र को ही स्वीकार करे। उचित त्यागपत्र को ही स्वीकार करे। बहुत आसान है। 32वां संविधान संशोधन। अब देखिए 34वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 34वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत विभिन्न राज्य द्वारा, देखो दोस्तों 34वां संविधान संशोधन 1974, इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 20 भू सुधार अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में प्रवेश देते हुए उन्हें न्यायालय द्वारा संवैधानिक वैधता के परीक्षण से मुक्त किया गया। न्यायालय द्वारा संवैधानिक वैधता के परीक्षण से मुक्त किया गया, वो भी भूमि सुधार से संबंधित है। भू सुधार अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 20 भू सुधार अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया 34वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब 35वां देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। 35वां संविधान संशोधन 1974, इसके अंतर्गत सिक्किम का संरक्षण राज्य का दर्जा समाप्त कर उसके संबंध में राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया। राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया। आप जानते हैं दोस्तों, सिक्किम है 1975 में भारत का राज्य बना है, 74 में उसको आजादी मिली।
है ना, चोंग्याल वंश, चोंग्याल नाम का एक वंश था वहां पे, राजा का चोंग्याल वंश का शासन था वहां पे। तो चोंग्याल वंश से ही यानी चोंग्याल वंश से ही स्वतंत्र होकर फिर भारत में शामिल हुआ ये, है ना। तो याद रखना है 35वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम का संरक्षण राज्य का दर्जा समाप्त होते हुए उसे राज्य के रूप में भारत में प्रवेश किया गया था। अब उसके बाद 36वां, 35वां में हुआ उसको संरक्षण छोड़ दिया गया, यानी वहां के राजा महाराजाओं यानी सिक्किम भारत में शामिल हुआ। बात करेंगे 36वां संविधान संशोधन की। 36वां संविधान संशोधन 1975, इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 22वां राज्य बना सिक्किम, दोस्तों याद रखना है 22वां राज्य बना सिक्किम। तो समझ में आ गया सिक्किम। इसके तहत 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। इसका मतलब 75 में बना है, याद रखना है सिक्किम 22वां राज्य। देखिए दोस्तों अगला 37वां संविधान संशोधन 1975, इसके तहत आपात स्थिति की घोषणा और राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रधानों द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने को अविवादित बनाते हुए, अध्यादेश जारी करना अविवादित बनाते हुए न्यायिक पुनर्विचार से उन्हें मुक्त रखा गया था। न्यायिक पुनर्विचार से उन्हें मुक्त रखा गया था। तो 37वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया था। इसमें जो अध्यादेश जारी करने की अविवादित बताते हुए, अध्यादेश जारी करने को अविवादित बताया गया है आपात की स्थिति में। अगला है 39वां संविधान संशोधन, 39वां संविधान संशोधन 1975 में ही हुआ था ये भी। इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधित विवादों को न्यायिक परीक्षा से मुक्त कर दिया गया था। संबंधित विवादों को न्यायिक परीक्षा से मुक्त कर दिया गया था, याद रखना है। अगला है 41वां संविधान संशोधन, 41वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु, सेवा मुक्ति का मतलब होता है रिटायर्ड होने की आयु सीमा, रिटायर होने की एज 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई, 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। पर संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड की अधिकतम आयु 65 वर्ष रहने दी गई, 65 वर्ष रहने दी गई। तो याद रखना है लोक सेवा आयोग, जो राज्यों में लोक सेवा आयोग होती है उसकी आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। और यूपीएससी की तो 65 है, अधिकतम आयु 65 वर्ष है यूपीएससी की 65, और स्टेट पीसीएस की कितनी हो गई, यानी राज्य लोक सेवा आयोग की 60 से बढ़ाकर यह किया गया था 41वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम इतने डिस्कस करते हैं। इसके बाद के लेक्चर में जितने भी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है सारे को हम डिस्कस कर लेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे मैं वो आपको बताऊंगा क्या क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, इस वजह से आप लोग इसे देखते नहीं फिर। तो यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा था। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिरी लेक्चर बचा है, इसके बाद और इंडियन पॉलिटिक्स खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।